हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपेक्स कंपटीशन क्लासेस में। हम अभी तक बात कर रहे थे व्यंजनों के वर्गीकरण की, और व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने लास्ट बार जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ा था? प्रयत्न के आधार पर। देखना, देखें डेट आ रही है कि इसमें? इधर कहां तक आ रहा है? इधर इस जगह पे, इधर नीचे, ऊपर, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर हमने इनकी बात कर ली थी। एक बार फिर से अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया था, और प्रयत्न के आधार पर कितने भागों में बांट दिया था अपन ने व्यंजनों को? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? हाँ, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, ये 2 प्रकारों की हमने बात कर ली थी। एक तो हो जाएगा हमारे पास आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अब इसमें हम किसके विषय में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था? आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में। बताइए, आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में हमने जो सबसे पहला प्रकार पढ़ा है वर्णों का, वो कौन सा पढ़ा है? सबसे पहला कौन सा हो जाएगा हमारा? स्पर्श, है ना। स्पर्श व्यंजन। हम स्पर्श व्यंजन की बात करें कि हमारे पास स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात करें तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 25, ठीक है। अब ये 25 कौन कौन से स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं हमारे पास? कि क से लेकर के और म तक, क से लेकर के म तक के समस्त वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। परंतु अगर हमारा प्रश्न होगा कि विशुद्ध, अगर बात की जाए कि विशुद्ध स्पर्शी व्यंजन कितने होंगे? बताओ कितने हो जाएंगे? कितने? 16। चलो 16 होंगे तो इन 25 में से वो कौन से वर्ण हैं जो हम उनको निकाल देंगे एक तरफ? हाँ, हम किसको निकाल देंगे? एक तो सभी वर्गों के जो 5वां वर्ण है, यानी पंचम वर्ण। सभी वर्गों के पंचम वर्ण, सभी वर्गों के पंचम वर्ण की बात करें तो वो भी इसमें से हट जाएगा। और कौन सा वर्ग हट जाएगा? च वर्ग भी पूरा का पूरा इसमें नहीं आएगा। अर्थात ये 9 जो वर्ण हुए, 5 ये और 4 ये, अर्थात ये जो 9 वर्ण हैं, ऐसे हटने के बाद हमारे पास संख्या बच जाती है विशुद्ध किसकी? विशुद्ध स्पर्श व्यंजनों की संख्या बच जाती है। कितनी हो जाएगी? मात्र 16, ठीक है। इसके बाद हमने इसका जो दूसरा प्रकार है उसको पढ़ा था। अथा बताइए, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाए? बताओ। नहीं, एक उच्चारण अवयव हमारे दूसरे उच्चारण अवयव से क्या करे? कहीं ना कहीं स्पर्श हो, तो हमने उसे क्या कहा था? स्पर्श व्यंजन कहा था। और स्पर्श व्यंजन हमने क से लेकर के म तक जो बोलना स्टार्ट किया था, वो सारे के सारे वर्ण कैसे कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात कर रहा था कि स्पर्श व्यंजन तो ये हो जाते हैं। अब दूसरा जो भाग आएगा वो कौन सा आएगा? संघर्षी। कौन सा आ जाएगा? संघर्षी। या फिर इसको एक और क्या नाम दिया था अपन ने? बताओ। ऊष्म संघर्षी। क्या नाम दिया था? ऊष्म संघर्षी। बताइए, ऊष्म संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी हो गई थी? कितनी हो गई थी? ऊष्म संघर्षी 4 केवल वर्ण थे हमारे पास ऊष्म संघर्षी, जिनको बोलते हुए हमारी जो जिह्वा की मुख के अवयव हैं वो भी आपस में एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, और कहीं ना कहीं वहां से ऊष्मा भी निकलती है। ऐसे वर्ण कितने अपने पास? केवल 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा हमारे पास स, एक हो जाएगा श, सा, श, सा और ह। इनकी बात कर ली थी अपन ने। अब इसके बाद हम और किसकी बात कर रहे थे? नंबर 3 पे मैंने आप लोगों से कहा था वो कैसा हो? स्पर्शी भी हो और क्या हो? संघर्षी भी हो। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसकी बात करेंगे हम आज?
स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की बात करें तो कौन कौन से होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन? च, छ, ज और झ, यही होंगे। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की बात करेंगे तो कौन से हो जाएंगे? च, छ, ज और झ। यानी कि जिनको बोलते वक्त हमारे उच्चारण अवयव आपस में क्या करें? स्पर्श भी करें, और कहीं ना कहीं जब वहां से वर्ण निकले तो वर्ण इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं जैसे कोई आपस में वर्ण क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जिह्वा घर्षण कर रही है ना। तो जैसे अपन ने बोला च, छ, ज, झ, लग रहा है ऐसा उच्चारण करने के बाद में? लग रहा है? तो ये हो जाते हैं हमारे पास कौन से वर्ण? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। स्पर्श संघर्षी के बाद की हमारा पास जो दूसरा प्रकार आता है वो है नासिक के व्यंजन। मैंने आपको बताया था नासिक के व्यंजन के बारे में। ठीक है, मैंने ये बताया था कि नासिक के व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं? बताओ। हाँ, यानी कि जो नाक की सहायता से वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसकी सहायता से बोले जाएं? नाक की सहायता से जो व्यंजन बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नासिक्य, या फिर क्या वो कहा था अपन ने उनको? अनुनासिक। क्या कहा था नाम, और क्या दिया था उनका? अनुनासिक। मैंने कहा था ना। और वर्तमान में अनुनासिक यानी कि पंचम वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा है? अनुनासिक का प्रयोग होने लगा है। किसका प्रयोग? अनुनासिक अर्थात अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है, इस प्रकार से। हाँ हाँ, वर्तमान में होने लगा है। पहले नहीं होता था, वर्तमान की बात है, वर्तमान में होने लगा है। पहले तो वही पंचम वर्ण लिखा जाता था, लेकिन वर्तमान में जो है हम क्या करते हैं कि पंचम वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग कर लेते हैं? अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं। बताइए इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कितने हैं? कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? य, न और म, इन पांचों की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, इन पांचों के स्थान पर वर्तमान में किसका प्रयोग होने लग गया है? अनुस्वार का। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहां पर आपसे इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, मतलब जैसे उसमें संधियों में पूछा जाएगा ऐसे, प्रियम। अब इस प्रियम का भी अपन को क्या कर देना होगा? जैसे ये भी सही है। हाँ, अगर आपको चंचल लिखना है तो इस प्रकार से चंचल लिखते थे, लेकिन वर्तमान में हम कैसे लिख देते हैं? जैसे चंचल। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से हमारे नासिक के वर्ण हो जाते हैं। नासिक के वर्णों की संख्या अगर पूछी जाती है तो हमारा जवाब क्या निकलना चाहिए? 5। कितना निकलना चाहिए? 5। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रकार चलेगा वो वाला चलेगा, इन्हें कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। मैंने आपको उत्क्षिप्त के बारे में बता भी रखा था। बताइए कौन कौन से हो जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन? ड और ढ, है ना। एक तो हो जाएगा ड, एक हो जाएगा ढ। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला जो हमारा प्रकार रहेगा आभ्यंतर के अंतर्गत वो रहेगा हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। लिख देंगे आप उत्क्षिप्त व्यंजन। किसके प्रकार पढ़ रहे हैं अपन? बोलो किसके प्रकार पढ़ रहे हैं? प्रकार किसके हैं? आभ्यंतर प्रयत्न के। आभ्यंतर प्रयत्न किसके आधार पर बांटा गया है? प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, तो लिखेंगे हम, नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। 5वें नंबर का आएगा ना ये। उत्क्षिप्त व्यंजन। किसे कहेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन? देखो पहले समझ लेंगे।
ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने के लिए हमारी जिह्वा झटके से ऊपर जाती है, हमारी जिह्वा ऊपर की ओर जाती है और झटके से नीचे आती है। ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमारी जिह्वा ऊपर जाती है और कैसे नीचे आती है, बिल्कुल झटके से नीचे आती है, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे, हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाएंगे। कहने का मतलब यह है कि उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, फेंका हुआ। अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे कोई इन वर्णों को जिह्वा फेंक रही है, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि उत्क्षिप्त व्यंजनों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, एक तो ढ आ जाता है, एक आ जाता है ढ। अब इनका उच्चारण करके देखिए हमारी जिह्वा कैसे करती है, ढ ढ ढ ढ बोलते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी जिह्वा क्या कर रही हो, इन वर्णों को फेंक रही हो। क्या कर रही हो, फेंक रही हो। ठीक है, तो आप इस नाम को लिख करके इसमें लिखना प्रारंभ कर देंगे। लिखो, उत्क्षिप्त का अर्थ, उत्क्षिप्त का अर्थ उत्क्षिप्त का अर्थ लिखना यहां पर फेंका हुआ, फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ लिख देंगे ऊपर फेंका हुआ। ताड़न जात लिख दो, कोमा लगा करके लिखना वहां पर, ताड़न जात। ताड़न जात। अब ध्यान रखना, मैंने आपको लिखाया है उत्क्षिप्त वर्णों की संख्या निम्न में से होती है, 2 3 4 5। मैंने तो लिखाया उत्क्षिप्त। अब इस जगह पर आपके पास उत्क्षिप्त न आकर के अगर आ जाता है कि ताड़न जात व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, 2। हमें नाम पे ही ध्यान रखना है, वहां नाम बदल बदल के देता है ना। तो एक तो हो गया ताड़न जात, एक हो गया द्विस्पृष्ट वर्ण, द्विस्पृष्ट वर्ण। द्विस्पृष्ट वर्ण भी कहते हैं इसे। उसके बाद द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण, द्विगुण भी कहते हैं, इसको प्रश्न कर लेना, द्विगुण भी कहते हैं। ये तीनों नाम आ सकते हैं। फेंका हुआ भी कह सकते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं, स्पृष्ट भी, द्विस्पृष्ट भी कह सकते हैं। शाह है, ये शाह है, और द्विगुण भी कह सकते हैं, है ना। तीनों चारों नाम इसके कहे जाते हैं। लिखेंगे इसमें, अर्थात वे व्यंजन, अर्थात वे व्यंजन, वे व्यंजन, अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा, अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर, जिनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है, तथा झटके से नीचे, तथा झटके से नीचे आती है, झटके से नीचे आती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में आप इन दोनों वर्णों को लिख देंगे। ठीक है, लिख दीजिए उदाहरण में दोनों को।
ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अपन। पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन संख्या में कितने हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 4 वर्ण दे रखे हैं और चारों में ये वाला भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ड और ढ, तो क्या ये भी उत्क्षिप्त कहे जाते हैं क्या? तो बताइए इनको कौन सा वर्ण कहा जाएगा? ये ड है, इनका नाम क्या रहेगा? हमें इन दोनों का अंतर समझ में आना चाहिए। 4 4 के जोड़े में पूछा जाएगा इस प्रकार से, 2 के साथ ये मिला दिए, 2 के साथ कोई दूसरा मिला दिया, तो बताइए इनको क्या कहा जाएगा? आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से इनको क्या कहा जाएगा? ये पूछेगा नाम। आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से ड ढ को क्या कहा जाएगा? अब आपने तो पढ़ा है साहब, हो सकता है कि एग्जामिनर लगाना भूल गया हो, नीचे थोड़ी सी इसकी बिंदी की तो बात है, वो भूल गया होगा। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? ये उत्क्षिप्त है, लिखाया था सर ने, लेकिन बताओ इसको किस में बोलेंगे? अरे सबसे ऊपर वाले पे चले जाओ ना, कौन सा आ जाएगा? स्पर्श व्यंजन आ जाएगा भाई। नहीं आएगा स्पर्श व्यंजन, क्योंकि ये च के अंतर्गत भी तो नहीं आ रहा। तो क से लेकर के म तक के बीच की सारे वर्ण आ रहे हैं। किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा, अर्थात स्पर्शी व्यंजन आ जाएगा। कर लिया ये नोट? इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। कितने प्रकार हो गए? कौन कौन से हो गए? बोलो। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य और उत्क्षिप्त व्यंजन। नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो वो करेंगे, नंबर 6 आ जाएगा हमारा अर्ध स्वर। अर्ध स्वर। देखो जो बच्चे नहीं बैठे हैं कक्षा में उनको मैं बता दूं, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्ण, जिनमें हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, उनमें से हमने स्वर वर्णों का वर्गीकरण बहुत अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद हम आते हैं अब व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण के ऊपर। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर, जो कि हमने पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रयत्न के आधार पर, और प्रयत्न के आधार पर भी 2 प्रकार के वर्ण माने गए थे। दोनों प्रकार में हम सबसे पहला प्रकार जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है उसी के अंतर्गत आने वाले वर्ण पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनमें से हम जो इसका 6 नंबर का प्रकार है वो पढ़ेंगे आज, अर्ध स्वर। अब बताइए संख्या में अर्ध स्वरों की संख्या क्या होती है? अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई? अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो देखो अर्ध स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 2। वो कौन कौन से माने जाते हैं? य और, बताइए, य और व, ये दोनों क्या माने जाते हैं? अर्ध स्वर माने जाते हैं। तो आप नाम डाल लेंगे अर्ध स्वर और मैं बोलता हूं, लिखना स्टार्ट कर देंगे। लिख दो। संघर्षी, संघर्षी व्यंजन नहीं होते हैं। संघर्षी व्यंजन नहीं होते हैं। अर्थात इन्हें संघर्षहीन, अर्थात इन्हें संघर्षहीन, अर्थात इन्हें क्या कहा जाता है? संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या 2 होती है, और दोनों को उदाहरण लिख करके लिख देंगे। इनकी संख्या क्या होती है? 2, और दोनों को उदाहरण लिख करके लिख देंगे, य और र। य और व।
य और व। देखो सातवां जो प्रकार होता है उसे कहते हैं पार्श्विक। क्या कहते हैं? पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजनों के अंतर्गत केवल एक ही वर्ण आता है और वो होता है ल। देखो पार्श्विक विषय कहते हैं ल। अब ल वर्ण बोला यानी कि जिह्वा बिल्कुल बीच में ऊपर की ओर टच हो जाती है, दोनों तरफ हवा बाहर निकल जाती है, ये हो जाता है पार्श्विक वर्ण। ये ऐसे दो वर्ण होते हैं, एक तो हो जाता है हमारे पास र वर्ण, एक हो जाता है पार्श्विक वर्ण। र वर्ण अलग है, पार्श्विक वर्ण अलग है। जहां पर हमारे पास ल होगा उसे क्या कहेंगे? पार्श्विक वर्ण। यानी कि जहां पर र रहेगा वहां ल नहीं रहेगा, वो वाला रहेगा कौन सा? ल वर्ण। पार्श्विक है, पार्श्विक पूरे शब्द में ल वर्ण कहीं भी नहीं आ रहा ना, तो पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ल। अब एक और मैं आपको बताऊंगा कंपन जात, ताड़न जात, है ना, ऐसा बताऊंगा जिसमें केवल हमारे पास र वर्ण होगा, वहां पर ल वर्ण नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे? पार्श्विक लिख करके उसमें लिख देंगे ल। बस इसकी परिभाषा कुछ नहीं है, ये देखना है अपन को कि पार्श्विक वर्ण कितने होते हैं। एक होता है और वो भी कौन सा हो जाता है? ल। पार्श्विक डाल करके आप लिख देंगे केवल ल। लिख दो अब प्रकंपित लुंठित। प्रकंपित लुंठित, प्रकंपित लुंठित कंपन जात। ये कौन सा हो जाएगा? र। इन दोनों को याद रखने की एक ट्रिक यही है कि जिसमें क्या नहीं आ रहा, देखो इसमें, देखो यहां पर प्रकंपित, कंपन जात, इसमें लुंठित, कहीं पर भी किसकी आवृत्ति नहीं हो रही? र की आवृत्ति नहीं हो रही। ध्यान रखना किसकी आवृत्ति नहीं होती है? इन वर्णों में कहीं आपको र दिखाई नहीं देगा और र नहीं दिखाई नहीं देता, इसीलिए ये क्या है? र है। अगर पूछा जाता है कि निम्न में से लुंठित प्रकंपित या फिर कंपन जात व्यंजन कौन सा है, अब वहां पर आपको दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए क में दे दिया आपको ल, ऐसे करके ज, र और द में दे दिया, इनमें से कोई नहीं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? केवल क्या जवाब रहेगा? लेकिन ये कब होगा? जब हमें इन सभी की जानकारी होगी, इन सभी के नाम याद होंगे, है ना। यहाँ इनकी कोई परिभाषाएं नहीं है, बस ध्यान रखना है अपन को कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहेंगे? किसे कहेंगे पार्श्विक व्यंजन? हाँ, इनको दो को, ये क्या है अभी अभी याद रहेंगे, थोड़ी देर में याद कराऊंगा, बस याद हो जाएंगे घर पे जाकर के। और अगर देखा नहीं तो ये कल आने के बाद भूल जाओगे, फिर यार र वाला था या ल वाला था। इसकी एक ही ट्रिक हमें ध्यान रखनी है कि जिसमें क्या नहीं आ रहा, जिसमें र नहीं आ रहा वो तो हो जाएगा र, और जिसमें क्या नहीं आ रहा, अब देखो इसमें कहीं भी आपको क्या नहीं दिखाई देगा? ल दिखाई नहीं देगा, ल दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए क्या है? ये पार्श्विक व्यंजन होगा ल। आगे ट्रिक समझ में? देखो पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा ल, और जिसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा अपन को, र दिखाई नहीं दे रहा, वही क्या हो जाएगा? र। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई होगी आराम से? नहीं आई समझ में? हाँ, ये अभी अभी आई है, कल आते ही जब प्रश्न बना होगा तब नहीं आएगी। चलो, जैसा कि मैं कल आपसे बात कर रहा था कि मैंने कहा था वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? बताओ वर्गीय व्यंजन कितने हो गए? 25। अगर मैं आपसे इसी बात को इस प्रकार से पूछूं कि अवर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 8। क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितने व्यंजन? 33। 33 में से हमने किसको 25 वर्ण तो इधर निकाल दिए। 25 के बाद हमने यहाँ पर संघर्ष, उष्म संघर्षी या फिर संघर्षी वर्ण कितने निकाल दिए थे? 4। कौन कौन से? स, श, स, ह। ठीक है, अब इनके अलावा हमारे पास जो अंतस्थ वाले वर्ण बच रहे हैं, कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन जो बच रहे हैं? ये 4, ये 4 और ये 4 दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे? 8। ये किसी भी वर्ग में नहीं आते। आते कि नहीं आते? इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अवर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। ये भी प्रश्न बनता है।
ठीक है, अब अपन इसका अगला प्रकार देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास 8 प्रकार तो ये हो गए। सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि आभ्यंतर क्या होता है, प्रयत्न क्या होता है। बताओ किसे कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। भाई 8 प्रकार ध्यान रखने के लिए हमें सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आभ्यंतर क्या होता है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। लेकिन आभ्यंतर याद होने के लिए हमें देखो इसके प्रकार याद होने के पहले हमें ये याद होना चाहिए कि आभ्यंतर कहते किसे हैं। बताओ, कल बताया था मैंने, कनिष्का बताएगी, कनिका। हाँ, जिसके उच्चारण करना, हाँ, नाभि से लेकर मुख तक बोलने के लिए किया गया प्रयास ही क्या कहलाता है, आभ्यंतर कहलाता है। ठीक है, और आभ्यंतर को हमने लगभग कितने भागों में बांट लिया है, 8 भागों में लगभग पढ़ लिया है। अब इनमें से मैं कोई सा भी व्यंजन अगर आपसे पूछ लूं तो आप आराम से जवाब दे पाओगे। करूं मैं प्रयास? अरे कल नहीं, जैसे अभी कल पढ़ाए उनमें से तो कर सकता हूं ना। अच्छा कल नहीं आए थे, कोई बात नहीं। ये यहां तक का तो आप याद कर लेना, यहां तक की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद अब पढ़ते हैं अपन दूसरा वाला प्रकार। जो बच्चे अभी अभी आए हैं, हो सकता है उनको अभी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हो सकता है आएगा, लेकिन वो गारंटी देता हूं कि हर एक चीज समझ में आएगी। एक एक चीज समझ में भी आएगी, जो चीज यहाँ लिखा थी वो एग्जाम में भी आएगी, ये भी गारंटी है। हाँ हाँ, तो इसमें से क्यों नहीं आएगा, फिर क्यों पढ़ रहे हैं अपन अगर इसमें से नहीं आएगा। अगर इसमें से आना ही नहीं है तो फिर पढ़ाना क्यों है, मैं तो ये समझता हूँ। ठीक है, अब अपन बात, अरे तो मतलब जो पढ़ेंगे उसमें से आएगा ना, कहने का मतलब ये है जो पढ़ेंगे वहां से आएगा, बस टॉपिक एक रहेगा। जैसे हमारे पास अगर वर्ण टॉपिक है तो वहीं कहीं ना कहीं से तो प्रश्न आएगा। अब वर्ण में कोई ना कोई चीज ऐसी छूट जाए, माना कि जो हम नहीं पढ़ पाए, मैं गारंटी देता हूं कि ऐसी चीज में नहीं छोड़ना चाहूंगा। बस ये है, प्रयास यही रहा है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो पेपर चल रहे हैं, हमने जो अभी 5, 7, 8 जो भी क्लासें लगी है, लगभग 7, 8 प्रश्न 5, 7 क्लासों में से बन चुके हैं। तो इससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आराम से प्रश्न बन जाएंगे हमारे। ठीक है, अब अपन चलते हैं, इसका दूसरा प्रकार है हमारे पास बाह्य प्रयत्न। तो आप टॉपिक डाल लेंगे बाह्य प्रयत्न। हाँ, लिख लेंगे बाह्य प्रयत्न। देखो हम पढ़ते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण किसके आधार पर, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न की बात करें तो ये बाह्य प्रयत्न भी हम कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे, 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक तो होगा स्वर तंत्रियों के आधार पर, एक प्रकार होगा स्वर तंत्रियों के आधार पर, एक हो जाएगा स्वर तंत्रियों के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा हमारा प्राणवायु के आधार पर। सबसे पहले डायग्राम में लिखाया था मैंने ये, प्राणवायु के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ लिया, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। कितने हो गए हमारे पास, एक तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन, और एक हो जाएंगे प्राणवायु के आधार पर व्यंजन। ठीक है, सबसे पहला नंबर डाल लेंगे अपन स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों के आधार पर। देखो स्वर तंत्रियों के आधार पर एक तो हो जाता है हमारे पास, बस समझना है केवल, अब उसके बाद की बात करेंगे। देखो स्वर तंत्रियों के आधार पर की अगर हम बात करें, स्वर तंत्रियों के आधार पर, तो हमारे पास 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो होता है
घोष वर्ण, एक हो जाता है अघोष वर्ण। एक क्या हो जाता है घोष वर्ण और दूसरा क्या हो जाता है अघोष वर्ण। मैं बता रहा हूं ये जो दो प्रकार चलते हैं यहां से बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं प्रश्नों का जवाब गलत देते हैं। अब देखना एक तो हो जाएगा हमारे पास घोष वर्ण और दूसरा हो जाएगा अघोष वर्ण। अब ये छाप घोष वर्ण क्या होता है अघोष वर्ण क्या होता है। देखो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुख से कहीं ना कहीं गूंज नाद स्वर निकलता है वो तो कहलाएंगे हमारे कौन से वर्ण घोष वर्ण कहलाएंगे। और ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुख से नाद घोष स्वर नहीं निकलता है ऐसे क्या कहलाएंगे हमारे पास अघोष वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे अघोष वर्ण कहलाएंगे। बस प्राथमिकता ये रखनी है कि घोष वर्णों के अंतर्गत आ कौन से रहे हैं अघोष वर्णों के अंतर्गत आ कौन से रहे हैं। संख्या भी पूछी जाएगी इनकी संख्या कितनी होती है, घोष वर्ण लगभग कितने हो जाएंगे अघोष वर्ण लगभग कितने हो जाएंगे। ठीक है तो बताइए घोष वर्ण किसे कहते हैं जिनको उच्चारित करते वक्त हमारे मुख से क्या निकले बताओ नाद, अरे हवा नहीं, नाद स्वर गूंज आदि निकले तो वो हमारे पास कौन से स्वर के कौन से वर्ण कहलाएंगे घोष वर्ण। और जहां से नाद गूंज स्वर नहीं निकलता है वहां पर कौन से हो जाएंगे हमारे अघोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक है अब इसको भी समझ लेते हैं ये कौन कौन से वर्ण हैं इनको लिखेंगे अभी एक बहुत अच्छी ट्रिक है उसके साथ। इसके बाद हम प्राणवायु के आधार पर पढ़ते हैं। देखो प्राणवायु के आधार पर भी हमारे पास कितने प्रकार के हो जाते हैं दो प्रकार के, दोनों के दो दो ही प्रकार होते हैं। मैं केवल अभी ये नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात चली जाए क्योंकि फिर इन दोनों को मिक्स करके अभी अपन लिखेंगे तो आपके दिमाग में से जब मैं पूछूंगा कि बताइए क वर्ण है, अब क वर्ण वो प्राणी वायु के आधार पर भी पूछ सकता है वो स्वर तंत्रियों के आधार पर भी पूछ सकता है। दोनों के आधार पर है तो वर्ण एक ही लेकिन दोनों अब जैसे क क्या है प्राणवायु के आधार पर ये कौन सा कहलाएगा घोष कहलाएगा अघोष कहलाएगा। इसके दो प्रकार होते हैं देखो एक तो हो जाएगा अल्प प्राण एक हो जाता है महाप्राण। हाँ क्यों और किस में चल रहा है प्राण और किस में चल गया तेरे प्राण। सुनो देखो हमें तो दो तीन चार नाम ध्यान रखने अगर इसके आधार पर पूछा जाता है तो दो प्रकार हो गए एक तो घोष हो गया एक अघोष हो गया। प्राणवायु के आधार पर पूछे जाते हैं तो कितने हो गए अल्प प्राण हो गए और महाप्राण हो गए। ठीक है अब देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात तो यह है कि जैसे इसमें कितने वर्ण है एक दो तीन चार एक दो तीन चार और एक आधा भी आ रहा है एक दो तीन और चार इसमें चार ही आ रहे हैं। देखो ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है एक एक ट्रिक के साथ एक एक चीज समझने में आ जाएगी। जैसे मैंने बताया था ना जिसमें र आएगा वो कौन सा होगा जिसमें र आएगा वो र वाला नहीं होगा। बताओ र कौन सा वर्ण है र का नाम क्या बताया था मैंने आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर र को कौन सा व्यंजन कहा जाता है बता जल्दी से लुंठित प्रकंपित और कंपन जात ऐसे। ठीक है अब हम इनकी बात कर लेते हैं कि घोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आएंगे अघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आएंगे अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। कर ले बात अपन इनकी। सबसे पहले अपन डाल लेंगे घोष वर्ण स्वर तंत्रियों के आधार वाला पढ़ेंगे सबसे पहले घोष वर्ण। इसको पहले तो ऐसे करके डाल लेना जैसे ये स्वर तंत्रियों के आधार पर डाला एक ऐसे करके डायग्राम बना करके एक तरफ डाल लेना अब घोष एक तरफ डाल लेना अघोष फिर उनमें से सबसे पहले अपन नाम लिख देंगे कौन सा घोष है ना। डायग्राम इसलिए बनवा रहे हैं ताकि आप एग्जाम के टाइम पूरी चीजों को पढ़ नहीं पाएंगे इसलिए डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। क्या डाल लिया आपने अघोष हाँ अघोष लिख लो। देखो चाहो तो अघोष डाल लो चाहो को तो घोष डाल लो तो एक ही बात घोष डाल लिया। अब यहां पर आप इसके लिख देंगे नाद गूंज नाद गूंज स्वर भी लिख सकते हैं स्वर लिख दो नाद गूंज स्वर।
ऐसे लिख दें। फिर इसके अंतर्गत लिख देंगे वे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद, गूंज व कंपन, नाद, गूंज व कंपन अधिक होता है, उन्हें घोष या सघोष, देखो घोष को सघोष नाम भी देते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। घोष या क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। अब देखो इसमें समझना होगा कि घोष या सघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। एक तो इसमें कौन सा हो जाएगा? समस्त प्रकार के, तो सभी तो स्वर आ जाएंगे। एक तो सभी स्वर आ जाएंगे। एक किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाएगा। उसके बाद में इसमें क्या आ जाएगा? ह आ जाएगा। क्या क्या आ जाएंगे इसमें? ध्यान रखना, संख्या में देखना है। अब बताइए ये संख्या में कितने हो जाएंगे? मैंने कहा था तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाएगा। कौन कौन सा होता है तीसरा, चौथा, पांचवा? हाँ 15 ये हो गए। उसके बाद में 15 के बाद कितने हो गई? ये 16, 16 और ये कितने हो गए? कितने हो जाएंगे पूरे टोटल? 27 हो जाएंगे। अब इसमें और अभी अपन को क्या क्या डालना है ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइए ऐसा, उदाहरण डाल करके, और इसमें एक डायग्राम तो कंप्लीट कर दीजिए। उदाहरण तीन, 4 और 5। ज, झ, ञ। ड, ढ, ण। एक और लिखना, त, थ, द, ध और न, ब, भ और म। किसी भी वर्ग के कैसे वर्ण हो गई है? एक तो तीसरा, चौथा और कौन सा हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखना, मैं मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं। य, व, र, ल। य, व, र और ल। हाँ, य, व, र, ल नीचे लिख देना है ना, फिर मैं एक साथ लिखा दूंगा। हाँ हाँ, इनको कैसे भी लिख लो, इसमें यहाँ क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। बस वो तो अपन को संख्या ध्यान रखनी है कि कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। कितने हो गए? 15 और 4 कितने हो जाते हैं? 19। 19 में एक और जोड़ लो आप, ह। कितने हो गई बताओ? 20। 20 में 11 स्वर भी जोड़ लो आप। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। सुनो,
ब्रैकेट में लिख लेना 11 तो ये हो गए 11 स्वर। बताओ संख्या में टोटल मिलाकर के कितने हो गई ये? 31। कितने हो गए? 31। अब आपसे कोई पूछ ले कि क्या क वर्ण सघोष वर्ण है? बताइए, क्या क वर्ण सघोष वर्ण है? क्या ख वर्ण सघोष वर्ण है? क्या ग वर्ण सघोष वर्ण है? चलो, सघोष समझ में आ गया, घोष समझ में आ गया, तो क्या अघोष अब समझ में नहीं आएगा क्या? बताओ कैसे आ जाएगा? बस यानी कि हमने यहां पर देखा कि किसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का चौथा, किसी वर्ग का पांचवा वर्ण सघोष वर्ण कहलाता है। हमें देखना होगा कि अंतस्थ वर्ण सघोष वर्ण कहलाते हैं, हमें देखना होगा कि ह सघोष कहलाता है और सभी स्वर कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास अघोष में स्वर आएंगे ही नहीं। वहां केवल किसका काम है? हमारे पास व्यंजनों का काम है। व्यंजन भी कौन से? कि हमें अंतस्थ नहीं लेने, केवल कौन से लेने? उसमें उष्म, और उष्म में से भी कितने लेने? केवल 3 ही लेने, क्योंकि ह तो अपन ने इधर ले लिया। सुनना, तो 3 तो वर्ण वो हो गए भाई। कुछ भी नहीं जानने से पहले अपन उसको ऐसे ही निकाल सकते हैं ना। एक तो उसमें से ये निकल गया, कितने बचे? केवल 3। और उसके बाद में अपन ने यहां से इसके 10 और वर्ण निकाल लिए, तो कितने हो गए? 13। अब इसके अलावा कोई वर्ण बचे? नहीं बचे। तो मान लीजिए पूछा जाता है कि घोष वर्णों की संख्या कितनी हो, अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 13। बात समझ में आएगी? नहीं आई? ठीक है, तो अगर ये चीज समझ में आ गई हो, ये चीज अगर आपने लिख ली हो, तो अब अपन क्या लिख देंगे? अघोष वर्ण। आ गई या दोबारा से एक बार समझा दूं मैं इसको? समझा दो दोबारा? देखना एक बार फिर अपन छोटी सी ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मैंने इतना सारा इसलिए लिखा है कि आपको एक बार समझ में आ जाए। अब दोबारा अपन घोष और अघोष की बात करेंगे तो मैं इतना सारा नहीं बताऊंगा, केवल एक शब्द लिखूंगा यहाँ पर। जैसे अपन यहाँ अगर बात करेंगे तो एक तो क्या हो जाएगा? सभी स्वर, या फिर समस्त स्वर भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या बात होगी? 3, 4 और 5 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा, और य, र, ल और व। बस इसमें कौन से आगे? ये हो जाएगा हमारे पास स घोष, या फिर इसे कहेंगे घोष। वो इतना सारा लिखा था, वो केवल इस एक सूत्र में भी आ जाएगा। तो आप इसको भी एक लिख देंगे ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने में आसानी रहेगी। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं ये हम? स्वर तंत्रियों के आधार पर। लिखा? लिख देते हैं अपन दूसरा जो भाग है इसका। इसका जो दूसरा भाग है हमारे पास, दूसरा प्रकार है, उसे कहेंगे अघोष। अघोष वर्ण। ठीक है, अघोष वर्ण हो जाएगा। अब बताओ ब्रैकेट में क्या लिखना है? नाद, गूंज, नाद, गूंज, कंपन। क्या लिखे यहां पर? नहीं। बस एक इसके माध्यम से याद हो गया हमें कि यहां पर क्या नहीं रहेगा? नाद नहीं रहेगा, गूंज नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अपन लिखना स्टार्ट कर देंगे। लिखो, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में
नाद, गूंज, वे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद, गूंज या कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष, अघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, लिखो अघोष वर्णों की संख्या, अघोष वर्णों की संख्या ऐसे एरो लगा करके लिख देंगे 13। अगर इसी की जगह में अघोष की संख्या ना पूछ करके किसकी पूछ लूं, सघोष की पूछ लो, तो ये एक पीछे चल जाएगा, है ना। इतना सही ध्यान रखना है बस, है ना, भूलना मत पे। अब भूलोगे कब, जब मैं अभी आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्राणवायु के आधार पर भी पढ़ाऊंगा। फिर मैं पूछूंगा कि क बताइए अल्प प्राण में आता है या महाप्राण में आता है। हाँ, तो ये ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये अभी अभी याद रहती है, जब मिक्स में हो करके आएगा उसमें ये पूछता है वो, जैसे एक तो अल्प प्राण, एक तो पूछेगा अल्प प्राण, महाप्राण, संघर्षी और पूछेगा लुंठित। ये इस प्रकार से वो प्रश्न में बना करके देगा, अल्प प्राण, महाप्राण, संघर्षी, लुंठित वर्ण निम्न में से किस विकल्प में है, छांटिए। हाँ सुनो, अरे सुनो सही। अब उसमें क्या होगा, देखो उसको प्रश्न कितना करना है, केवल हमारे से एक प्रश्न करना है, लेकिन एक प्रश्न के लिए उसने पूरी परिभाषा में 4 प्रकार की परिभाषा याद हो, 4 प्रकार के वर्ण याद हो, तब एक प्रश्न का राइट जवाब होगा। अब उसमें हमें क्या याद होना चाहिए, हमें अल्प प्राण भी याद हो, हमें महाप्राण भी याद हो, हमें संघर्षी भी याद हो और हमें लुंठित भी याद हो, और जिस जोड़े में वो सारे मिलेंगे वही एकदम सही वो जोड़ा कहलाएगा। अब जिसको इनमें से 2 भी याद है और 2 याद नहीं है, तब भी वो तो जवाब तो गलती करके आओगे। ये अभी वर्तमान समय का पैटर्न है। पहले केवल यही पूछा जाता है अल्प प्राण में निम्न में से कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, बस हो गया हमारा जवाब सही। लेकिन आजकल क्या है, सभी आएंगे। अरे वो तो ये भी कर सकता है कि इन्हीं में वर्ण पढ़ रहे, इनमें संधियां भी छांट दे, आपसे बोल दे कि इसमें गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि का भी उदाहरण कौन सा है। ऐसे प्रश्न आएंगे, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, संघर्षी कौन सा है, लुंठित कौन सा है। बताइए लुंठित कौन सा है, बता दो। अरे लुंठित कौन सा है। हाँ लिखा अपन ने, चलो इसमें लिख भी लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 1 डाल दो और 2 डाल दो, ठीक है। उसके बाद में क्या डाल देंगे अपन, स और स। इसके साथ इसके नीचे लिख देना आप, भले चाहो तो क, ख, च, छ, उसके बाद ट, ठ, त, थ, और आ जाएगा कौन सा, प और फ। लिख दो आप, सभी के नीचे हलंत लगा लेना, व्यंजन वर्ण सारे के सारे लिख दो ऐसे कैसे। लिखा, ठीक है। अब इसका जो दूसरा प्रकार है हमारे पास, वो है प्राण वायु के आधार पर। किसके आधार पर है, प्राण वायु के आधार पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्राण वायु के आधार पर स्वर कितने प्रकार के वर्ण कितने प्रकार के होते हैं।
प्राण वायु के आधार पर कितने प्रकार के हो गए हमारे पास? 2 प्रकार के हो गए। एक हो जाएगा अल्प प्राण और दूसरा कौन सा हो जाएगा? महाप्राण। समझना है, लिखना नहीं है। देखो, एक हो जाएगा अल्प प्राण, एक हो जाएगा महाप्राण। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है 1 2 3 और ये ध्यान रखना है 4 और 5। ठीक है। अब इसमें किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाएगा? पहला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। इसमें सभी स्वर आ जाएंगे। इसमें य, र, ल और व आ जाएगा। इधर क्या ध्यान रखना है? एक तो पहला चौथा आ जाएगा, एक पांचवा आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा? स और ह आ जाएगा। स आ जाएगा। अब बताइए, देखना, अगर आपसे कहा जाता है क, आपसे कहा जाता है ख, आपसे कहा जाता है ग, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? हाँ। अब क्यों कहा जाए भाई अल्प प्राण इनको? वो तो मैंने बता दिया भाई, ये वाला आएगा, लेकिन क्यों क्यों कहा जा रहा है इनको? जैसे मैंने कहा ये ख, हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा इनमें से, इन तीनों में से बताइए आप, तो बस इन तीनों में से बताइए कौन सा अल्प प्राण रहेगा, कौन सा महाप्राण रहेगा? अल्प प्राण है। हाँ। अब ध्यान रखना, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैं बता दूं, क्योंकि इनमें से अभी अपन उल्टे सुल्टे करेंगे वर्णों को, इनमें से छांटना रहेगा अपन को, है ना। ऐसे वर्ण, इन तीनों में से ऐसे वर्ण जिनको बोलते वक्त हम बिल्कुल कम वायु का प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसे वर्ण जिनको हम बोलते हुए ज्यादा वायु का प्रयोग कर रहे हैं, इन तीनों में से वो वर्ण छांटिए। केवल ख में बोलो, ख में अधिक लग रहा है या ज्यादा लग रही है? अधिक लग रहा है, बिल्कुल। यानी कि ये वाला वर्ण है, कौन सा है? सॉरी, ये वाला वर्ण है, ये कौन सा है? ख वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला वर्ण कौन सा है? किसी वर्ग का दूसरा है, यानी कि दूसरा ही किसमें नहीं आएगा? इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मार दो, गोली हटा दो। कितना बचा अपने पास? हाँ, तो बताइए किसी भी वर्ग का कौन सा आ जाएगा? पहला तो आ ही गया, तीसरा अपन ने लिख ही रखा था। ठीक है, अब इधर भी चलते हैं अपन। अब यहां मान लो किसी वर्ग का कौन सा है? घ है, और पांचवा लिख रखा है मैंने ये। इन दोनों में से वो वर्ण बताइए जिसको बोलते हुए हमारे प्राणों की जो वायु है वो ज्यादा लग रही है। बताओ कौन सा हो जाएगा? ज्यादा किस में लग रही है दोनों में से? है लग रही है, ये है, इसमें लग रही है। घ घ घ घ बोलेंगे तब लग रही है। ये लग रही है तो इसको किसी में रखेंगे? केवल इसमें रखेंगे। इसको कहां ले जाएंगे? इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक सूत्र बन जाएगा हमारे पास, केवल 1 3 और 5 वाला। और उसके बाद में दो इधर से उड़ाया था अपन ने, 2, उस इसको हटा करके कहां ले आएंगे? इसको ले आएंगे। अब हमारी एकदम ट्रिक सही बैठ जाती है। अब आपसे कहा जाएगा जैसे त, थ, द, ध और न, इनमें से आप अपने आप क्या कर दोगे? गोला कर दोगे। इनमें कौन सा रहेगा? महाप्राण, और इनमें कौन सा हो जाएगा हमारे पास? अल्प प्राण हो जाएगा। सभी स्वरों को बोलते हुए हमारे पास कम प्राणवायु का प्रयोग हो रहा है। जैसे बोलिए अ, आ, ई। इनकी अपेक्षा जब हम किनको बोलेंगे? श, स, स, ह, इनमें ज्यादा प्राणवायु का प्रयोग हो रहा है। जैसे हमारे पास आया ख, छ, है ना, ठ, जबकि ट बोलने में कम प्राणवायु का प्रयोग हो रहा है, ठ ज्यादा प्राणवायु का प्रयोग हो रहा है। बात समझ में आई क्या? चलो ठीक है, देखते हैं अपन आगे। अगर ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आती है तो एक छोटी सी एक बात ध्यान रखना। देखो, आपको यही बात ध्यान रख लेनी है, अल्प प्राण और महाप्राण, ये ध्यान रखना। इन दोनों में वर्ण कौन कितने कितने हैं? इसमें हमारे पास पूर्ण वर्ण नहीं हो रहे, पूर्ण नहीं हो रहे, अपूर्ण हो रहे हैं। ध्यान दो, इसमें हमारे पास पूर्ण वर्ण नहीं हो रहे, अपूर्ण वर्ण हो रहे हैं। अपूर्ण संख्या क्या क्या होती है? एक तो देखो, और पूर्ण संख्या क्या क्या होती है? 2 और 4।
इसमें क्या है, अपूर्ण संख्या आएगी। अपूर्ण संख्या में एक तो क्या हो गया, एक हो गया, एक हो गया 3 और एक क्या हो गया 5, जबकि पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा 2 और 4। अब ये वर्ण जहां जहां आते हैं वो ये वाले तो क्या कहलाएंगे महाप्राण, ये वाले क्या कहलाएंगे अल्प प्राण। हाँ तो छाप लो ना, इसी चीज को तो छापना है हमारे दिमाग में कि जो हमारे पास अपूर्ण है, अपूर्ण, अब अपूर्ण में तो जैसे एक हो गया, बोलते हैं ना अपन 4 आते ही तो पूर्ण हो जाता है ना, 6 आते ही पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ जो अपूर्ण रहेंगे वो अल्प प्राण में आ जाएंगे, पूर्ण रहेंगे जो किस में आ जाएंगे महाप्राण में आ जाएंगे। अब हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि फिर जैसे सभी स्वर किसके साथ आते हैं, अब स्वरों को किसके साथ लिख लिया था अपन ने, किसके साथ लिखा था, सभी स्वर, सभी स्वर, इनको अच्छे तरीके से अपन कल लिखेंगे। बस हमें ये ध्यान होना चाहिए कि पूर्ण किसके साथ आएंगे, अपूर्ण किसके साथ आएंगे, नाद गूंज स्वर किसके साथ आएगा, नाद गूंज स्वर किसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, घोष वर्ण किसे कहेंगे, जिसमें नाद गूंज और कंपन होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, घोष वर्ण या फिर सघोष वर्ण कहेंगे। बताइए उनकी संख्या कितनी हो जाती है, हाँ 31 हो जाती है। उसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण, अर्थात और सभी स्वर और य र ल व और, हाँ, और इसके अलावा जो बच जाते हैं किसमें आ जाएंगे, वो अघोष में। कौन कौन से आ जाएंगे, किसी वर्ग का चौथा और पांचवा, किसी भी वर्ग का कौन सा आ जाएगा, चौथा और पांचवा आ जाएगा। उसके बाद में उष्म वर्णों में से भी केवल 3 वर्ण हमारे पास हैं, जो बचे हुए हैं स स स ह हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं प्राणवायु के आधार पर। बताइए प्राणवायु के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। 2 भागों में से 1, 3 और 5 ये कौन से कहलाएंगे हमारे पास, अल्प प्राण, जबकि दूसरा और चौथा कौन सा कहलाएगा, महाप्राण। स्वर किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में या महाप्राण में, या र ल व यानी अंतस्थ वर्ण किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में, और महाप्राण में ऊष्म वर्ण आ जाएंगे, क्योंकि स श स और ह इनको बोलते वक्त हमें प्राणवायु की ज्यादा आवश्यकता हो रही है। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। चलो इसके पहले की अपन बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक वर्ण बताया था, बताइए ये कौन से वर्ग में आएगा, ये जो मैंने बताया है ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार। किसमें, थ तो वर्ग ही नहीं होता है, त वर्ग बोल, त वर्ग, त वर्ग। चलो मान लीजिए अगर त वर्ग में, अरे सुनो सुनो सुनो, अगर उसमें ऑप्शन में हमारे पास त वर्ग नहीं आया तो क्या लिखेंगे, हाँ तो ये वो वही तो पूछना चाहता हूं, बस याद हो तो दोनों तीनों प्रकार से याद हो, हाँ उसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए वहां पर त वर्ग नहीं आता है तो हमारे पास अभी और ऑप्शन है और उसे हम कहते हैं नासिके वर्ण। क्या कहा जाता है, नासिके वर्ण। ठीक है, अगर नासिके भी नहीं आता रे, पूरी बात ध्यान से सुनो, अगर त वर्ग भी नहीं आया, नासिके भी नहीं आया तो क्या लिखेंगे, मैंने इस चीज को बता रखा है, एक विशेष नाम बताया था, लिखाया था मैंने नाम, फिर मैंने वर्ण विश्लेषण भी किया था उसका, नहीं किया था। अब इसका मतलब ये कि या तो हम घर पे जाकर के उन चीजों को नहीं देख पा रहे, नहीं नहीं आए तो थे, 2 दिन तक समझाया था। वर्तस्य, वर्तस्य बोला था मैंने, उसमें 5 वर्ण लिखे थे अपन ने, 5 वर्ण लिखे थे अपन ने, न ल र स ज, न ल र स और ज। अब ये याद रखना होगा,
परंतु अगर उनका वर्ग आता है, मैं नोट भी लगवाए रखा है वहां पर, अगर उनका वर्ग वहां पर ऑप्शन में दे रखा है तो पहले तो वर्ग पे ही जाएंगे, वर्ग नहीं दे रखा है तो नासिक्य, और नासिक्य नहीं रहेगा तो फिर वर्तस्य व्यंजन कहलाएगा। ऐसे हमें याद रखना पड़ेगा इन चीजों को। बताइए इस वर्ण को हमने क्या नाम दे रखा है? अभी जस्ट बताया था मैंने, ये बोला, अरे मत देखे पलटे ही मत। पार्श्विक, क्या कहेंगे? पार्श्विक। क्या नाम दिया है अपन ने इसको? पार्श्विक। चलो उसको पार्श्विक दिया है तो उसको क्या नाम दिया है? क्या दिया है? लुंठित नाम दिया है, लुंठित नाम दिया है। अगर लुंठित नाम नहीं आता है तो क्या आ जाएगा? फिर कंपन जात आएगा, कंपन जात नहीं आता है तो क्या आ जाएगा? प्रकंपित आ जाएगा। अब देखो यहां पर वो वाली ट्रिक काम कर रही है। हमने किसके बारे में पूछा? केवल ल के बारे में। ऐसा शब्द हमने बताया था जिसमें ल आ ही नहीं रहा हो। इसमें क्या ल आ रहा है क्या कहीं ना कहीं? तो ये ल नहीं आ रहा है, इसलिए पार्श्विक वाला क्या कहलाएगा? ल। अब हम अगर र के बारे में पूछते हैं तो इसमें क्या नहीं आ रहा होगा? इसमें र ही नहीं आ रहा होगा ना। जैसे इसमें ल नहीं आ रहा है ऐसे इसमें र नहीं आ रहा। अरे वो तो अधूरा आ रहा है, ध्यान दो। ऐसे ही तो ये क्या कहलाएगा? विशेष रूप से तो क्योंकि इसका नाम ये लिया जाता है ना, इससे समझाया जाता है जिसमें ल आ रहा है ऐसे, जिसमें र आ रहा है ऐसे, ये वाली बात है। बस वो एक ट्रिक है, मतलब ये कोई नियम नहीं है कि हाँ ऐसा ही बताया था, कहीं ना कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये केवल अपनी समझ के आधार पर है। अल्प प्राण का क्या बताया अपन ने? जैसे पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, सभी स्वर हो जाएंगे, अंतस्थ वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें दिमाग में चलती रहनी चाहिए ये सारी बातें। चलो महाप्राण में क्या हो जाएगा? किसी वर्ग का दूसरा वर्ण हो जाएगा, किसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा, और समस्त क्या हो जाएंगे? हमारे पास उसमें वाले वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं संख्या पूछूं आपसे, बताइए महाप्राण में संख्या कितनी हो जाएगी? कितने हो जाएंगे? अरे यार 13 कैसे हो जाएंगे? हाँ, 3 3 करके ये 15 तो ये हो गए, और 11 जोड़ लो, कितने हो गए? एक नहीं आता। अरे मैं गिर के बताऊं ना आपको। अरे इसमें 31 कैसे हो जाएगा? एक घटाए ना उसमें से, 30 रहेंगे। मान लो नहीं, वहां मानना थोड़ी है भाई, वहां तो अपन ने ह को उधर जोड़ लिया था, यहाँ ह को थोड़ी जोड़ेंगे, वो तो महाप्राण में जा रहा है ना, जोड़ेंगे क्यों? वो तो घटेगा, घटते ही तो कितने हो जाएंगे? 30। तो बताइए फिर उसमें कितने चल जाएंगे महाप्राण में? कितने में से हो जाएंगे ज्यादा? 14 हो जाएंगे। बस ये इतनी सी ट्रिक ध्यान रखनी है। अगर उधर 31, उधर महाप्राण का 13 नहीं, देखो उधर से हमने क्या किया है, ये बात हमें ध्यान आ गई क्या? अगर उधर 31 हैं, कौन से वाले 31 हैं? सघोष वाले, सघोष वाले या घोष वाले 31 हैं, तो फिर अघोष वाले कितने रह जाएंगे? 13। परंतु इधर अल्प प्राण हमारे कितने रह गए? 30। तो इधर वो 1 प्लस हो जाएगा, वो कितने हो जाएंगे? 13 को करके प्लस 14 कर देंगे। संख्या में ध्यान हो गई, अब भूलना मत, कल आते ही यही बात करेंगे अपन। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने कक्षा को समझा, इसके लिए धन्यवाद। और जो चीज पढ़ा दी जाती है एक बार घर पे जाकर के आप अवश्य पढ़ें। नहीं समझ में आता है दूसरे दिन आकर के पूछें। हो सकता है जो नए बच्चे हैं उनको पहली वाली क्लास है, हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, वो धीरे धीरे 1-2 बार कक्षाओं में बैठोगे, एक एक चीज का डाउट क्लियर होगा आपको, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, धन्यवाद। इसको बंद।